जिस प्रकार से कल रात से आम आदमी पार्टी के लोग और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए, उनके झूठों का पर्दाफाश करने के लिए आज आपको यह आमंत्रित किया गया है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह भदौरिया जी मौजूद हैं। मैं अब निवेदन करूंगा श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि आप सबको संबोधित करें और ये झूठ जो बोल रहे हैं उसको तथ्यवार इसका ब्यौरा आपको दें कि किस प्रकार से ये सरकार झूठ बोल रही है। वीरेंद्र सचदेवा जी। धन्यवाद हरीश जी। श्रीमान रामवीर सिंह भदौरिया जी, प्रवीण जी, उपस्थित साथियों, दोस्तों, कल से हम अरविंद केजरीवाल का झूठ और उसका तमाशा देख रहे हैं। उन सारे तथ्यों को बताने से पहले मैं कुछ नियम है जो आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली सरकार का बजट प्रस्ताव हर बार मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को माननीय उपराज्यपाल के महोदय से भेजा जाता है और मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद बजट की तारीख अनाउंस की जाती है। पर यहां उल्टा हुआ। यहां पर तारीख पहले बताई गई और बजट की स्वीकृति आई नहीं थी। तो ये सोची समझी इनकी रणनीति थी कि किस तरह से हम झूठे आरोप लगाकर अपनी खाल बचा सकें। हमेशा से ये नियम रहा है कि केंद्र सरकार से जब बजट अपूर्ण हो जाता है उसके बाद बजट की तारीख के लिए ये जानकारी स्पीकर को देनी होती है। स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें तारीख तय करते हैं और तारीख की घोषणा की जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां एलजी साहब ने 9 मार्च को फाइल भेज दी। जो भी आपत्तियां थी वो 17 मार्च को अरविंद केजरीवाल के पास आ जाती हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र में केजरीवाल अभिभाषण पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी सरकार को शाबाशी दे रहे हैं। पर विधानसभा सत्र के अंदर, विधानसभा के अंदर वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि बजट पे कुछ आपत्तियां आई, हमें बजट को ठीक करके भेजना है। 3 दिन तक फाइल को दबा के रखा जाता है। और जो संवैधानिक नियम है कि अगर विधानसभा चल रही हो, आपको कुछ भी बात कहनी है, आप विधानसभा का उपयोग कीजिए, वो अपनी मक्कारी दिखाने के लिए एक निजी टीवी चैनल को चुनते हैं। लेकिन जब उनकी मक्कारी पकड़ी जाती है, झूठ पकड़ा जाता है, तो रात को 9:25 पर फाइल भेजी जाती है और 10:05 के बाद वापस फाइल आ जाती है। इनकी मंशा झूठ बोलने की है, इनकी मंशा देश को बदनाम करने की है। उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। केजरीवाल की आप वर्किंग स्टाइल देखिएगा और पुराने अनुभव भी देखिएगा। जब जब देश अपनी शक्ति, अपनी प्रगति, अपनी संस्कृति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा होता है, तब तब देश को शर्मिंदा करने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। आज सबने देखा, अखबारों में भी और कल हम सब ने टीवी चैनल पर देखा कि जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं। वो देश की प्रगति, देश की संस्कृति को देख रहे हैं। तो देश को कैसे शर्मिंदा किया जाए, कैसे केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए जाए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल बहाना ढूंढते हैं। और जो ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा दिल्ली में कभी नहीं हुआ, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा
कि एक बार शीला दीक्षित सरकार का समय देख लें, कायदे कानून क्या होता है उसको समझ लें। एक बार महेंद्र सिंह साध्वी ने, जो वित्त मंत्री थे शीला दीक्षित की सरकार में, बिना बजट स्वीकृत हुए तारीख की घोषणा कर दी थी और उस समय विधानसभा के स्पीकर थे चौधरी प्रेम सिंह। उन्होंने राइटिंग में उनसे स्पष्टीकरण मांगा था वित्त मंत्री से कि आपने ये कैसे कर दिया, और वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि स्पीकर तय करते हैं कि तारीख क्या होगी। कोई 20-25 दिन पहले बजट की तारीख नहीं बताता। लेकिन उनकी सोची समझी रणनीति थी कि कैसे हम दिल्ली को डिफेंड करें, केंद्र सरकार को डिफेंड करें। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े भविष्यवक्ता है। मैं आज आपको उनकी कारगुजारी बताता हूं, उनकी वर्किंग स्टाइल बताता हूं। भ्रष्टाचार में लिप्त ये आदमी कैसे अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश करता है, उसके मैं 3 उदाहरण देता हूं। जब इन्हें पता होता है कि भ्रष्टाचार में सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले हैं, तो ये भविष्यवक्ता की तरह आते हैं और घोषणा करते हैं कि केंद्र सरकार कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। माहौल बनाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन जब जांच एजेंसी भ्रष्टाचार में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके बाद केजरीवाल दोबारा क्रांति की बात करते हैं, शिक्षा क्रांति की बात करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वो भ्रष्टाचार क्रांति की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन लोगों ने चोरी की है, दलाली खाई है, इसलिए उन पर कार्रवाई होगी। और जब जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर देती है, तो उन्हें भी मालूम है कि अगला नंबर खुद अरविंद केजरीवाल का है। तो उससे बचने का नहीं, अपने आप को सहानुभूति बटोरने का क्या अंदाज होता है उनका, कि वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। कोई विषय नहीं था, सीधा सीधा केंद्र सरकार पर दोष मढ़ेंगे और अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। कल जब जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करे, तो सीधा सीधा वो आरोप केंद्र सरकार पे लगा सकें। तो ये केंद्र इसकी वर्किंग स्टाइल है। दिल्ली के इतिहास में बड़े से बड़े क्रूर शासक देखे हैं। दिल्ली के इतिहास में औरंगजेब को देखा है, जिसने अपनों का कत्ल किया, दिल्ली की जनता को लूटा। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर शासक है। इनसे ज्यादा मक्कार शासक दिल्ली ने कभी नहीं देखा। इतना झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, बजट की हेराफेरी छुपाने के लिए कुछ भी बकवास करेंगे। तो हमारी ये सीधी सीधी मांग है कि अरविंद केजरीवाल ने कल जिस तरह का बयान दिया है, जबकि उनको पता था कि 17 मार्च को फाइल उनके पास आ गई, 3 दिन तक वो फाइल को क्यों छुपा के बैठे रहे, क्यों उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ये भी बताएं कि बजट की तैयारी को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ कितनी बार बैठक की है। वो ये भी बताएं कि तारीख के लिए उन्होंने स्पीकर को जानकारी दी थी कि नहीं दी थी। वो एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो हमारा यह मानना है कि झूठी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता और अपनी मक्कारी छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो आचरण दिखाया वो निंदनीय है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल इसमें अरे भैया खत्म थोड़ी हुई है सर, अभी रुक जाओ। अब मैं निवेदन नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह धोनी जी से, क्या आपको सुनिए। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री हरीश खुराना जी, आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं। दिल्ली के वित्त मंत्री ने गोपनीयता की शपथ ली है। उन्होंने
उस गोपनीयता की जो शपथ ली है उसका उल्लंघन किया है, बजट को उनके द्वारा लीक किया गया है। दूसरी तरफ जब विधानसभा का सेशन चल रहा हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री सेशन के बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। यदि कोई उनको स्टेटमेंट दे रहा है तो वो हाउस चल रहा है, हाउस में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। स्वस्थ परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई आपत्ति थी, जैसा वित्त मंत्री ने कहा है कि उनका जो बजट है विज्ञापन पर, वो पहले भी 550 करोड़ रुपया था, इस बार भी 550 करोड़ रुपया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले साल पराली से खाद बनाई जाएगी और पराली से खाद बनाने के लिए दवाई खरीदी, उसके ऊपर केवल 2 लाख रुपया खर्चा आया और विज्ञापन के ऊपर 24 करोड़ रुपया खर्च किया। अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है। यदि आप इस टैक्स के पैसे को लुटाओगे तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उस पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। और बराबर हमने भी अनेकों बार ये मुद्दा विधानसभा के अंदर और मीडिया के सामने उठाया है। मैं मीडिया के साथियों को जानकारी देना चाहता हूं कि छात्राओं के लिए कि वो कुछ अपना छोटा मोटा कारोबार कर सके, सरकार ने कहा कि हम उनको हर साल हजारों छात्रों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। केवल 2 छात्रों को आर्थिक सहायता दी गई 10-10 लाख रुपए की, केवल 20 लाख रुपया। और मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 19 करोड़ रुपया आपने विज्ञापन के ऊपर खर्चा कर दिया। क्या ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं है क्या? हम उनको पूछना चाहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है और उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस के अंदर एश्योर किया कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और वह योजना लागू नहीं की जा रही है, यदि योजना लागू हो जाए तो दिल्ली के कोई व्यक्ति यदि बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा सकता है। आखिर दिल्ली के लोगों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? यदि यह पूछा जाए दिल्ली की सरकार से कि 6,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए जब श्री नितिन गडकरी जी जल मंत्री थे तब उनके द्वारा दिया गया और उसके बाद शेखावत जी मंत्री बने तो 2,500 करोड़ रुपया उनकी ओर से दिया गया। यदि 8,500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया और आप बता नहीं पा रहे हैं कि वो धनराशि कहां खर्च की, यदि उस पर सरकार कोई जानकारी मांग रही है तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि वह जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जा रही है। पूरे देश भर के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में उन किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उनको लागू नहीं होने दिया है। तो केंद्र सरकार को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरा अधिकार है ये पूछने का कि आखिर किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की है वह दिल्ली में लागू क्यों नहीं की जा रही है। तो मैं अंत में, क्योंकि दिल्ली के वित्त मंत्री ने जो गोपनीयता की शपथ ली उसको तोड़ा है और दिल्ली के वित्त मंत्री
अपने पद से इस्तीफा दें और साथ के साथ अरविंद केजरीवाल जब असेंबली का सेशन चल रहा हो, असेंबली के सेशन के बाहर आप कुछ घोषणा कर रहे हैं, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी किसी को सवाल? सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये कहा गया कि जो फाइल आई थी 17 तारीख को, वो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को ना भेज के चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई और चीफ सेक्रेटरी ने वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी और 3 दिन तक फाइल दबाए रखा। देखिए, जो वो कह रहे हैं, आपको अगर वो सच लग रहा है तो फिर दिल्ली के प्रशासनिक जो भी सिस्टम है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी फाइल केंद्र सरकार से या कहीं से आएगी, वो वाया चीफ सेक्रेटरी मंत्री को जाती है। ये सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल फाइल दबा के बैठे। और दूसरा ये बताइए, जब मालूम था कि 17 तारीख को आ गया, ये मान रहे हैं ना, तो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हाउस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्यों इन्फॉर्मेशन करी? कि फाइल क्लियर नहीं हुई, क्यों नहीं सार्वजनिक करा बात को? कल रात को 9:35 पर आप फाइल भेजते हो और 10:10 में फाइल क्लियर होकर आ जाती है एलजी साहब से। जब क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर का जब क्लैरिफिकेशन आ गया, होम मिनिस्टर ने आपका झूठ पकड़ा दिया कि आपका झूठ ये है, आप फटाफट फाइल भेजते हो, तब तक तो चीफ सेक्रेटरी कहीं नहीं आते। सवाल ये है कि अगर 17 तारीख को आ गई है तो आप 3 दिन चुप क्यों थे? बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जी बोलिए सर, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि दिल्ली के साथ ऐसा भी कर रहे हैं, तो हर जो समस्या दिल्ली की होती है तो प्रधानमंत्री को जरूर बीच में आम आदमी पार्टी ले आए। मैंने अभी आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि उनके आगामी आने वाले दिनों में उन्हें कहां जाना है, इसलिए वो हर बात में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेरेंगे। जो उनकी पुरानी वर्किंग स्टाइल है, दिल्ली की जनता भी इस बात को जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 21 मार्च है और मुझे लगता है कि तमाम दिल्ली वासी ये बात जानते हैं कि आज मंगलवार 21 मार्च को दिल्ली का बजट दिल्ली के वित्त मंत्री दिल्ली की विधानसभा में रखेंगे। हर वर्ष जो बजट का दिन होता है, बजट की चर्चा होती है, वो इसी मार्च के महीने में पार्लियामेंट में और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में होती है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बजट जो है एक प्रजातंत्र का पर्व है, पर्व की तरह मनाया जाता है, पर्व की तरह चर्चा होती है और कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है और बहुत पवित्र जो है ये इसकी कार्रवाई होती है, सैक्रोसैंक्ट है अगर अंग्रेजी में कहूँ। और मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम G20 में अलग अलग देशों के लोगों को यहां बुला रहे हैं, लोग कई महीनों से यहां पे आ रहे हैं, कभी इटली से कोई होता है, कभी जापान से कोई होता है, वो अखबार देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर,
वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने उनकी तनख्वाहें रोक दी? क्या कारण है? अजीब सी बात बताते हैं। खबरें प्लांट करते हैं। अरे आइए ना, स्टेटमेंट दीजिए ना। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे देते? खबरें प्लांट क्यों की जाती हैं? गुमराह करने के लिए। यह ऑन रिकॉर्ड है और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, कोई चोरी छुपे प्लांट नहीं की खबर, कि हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके एमएचए को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया। और एमएचए से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कौन मुख्य सचिव है? जिनके ऊपर कई महीनों से आरोप लग रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। उन मुख्य सचिव को वो पत्र 17 तारीख को भेजा गया। 21 तारीख का बजट है। सैटरडे संडे की कोई छुट्टी नहीं होती बजट से पहले। सब लोग काम कर रहे होते हैं, क्वेश्चन के आंसर तैयार कर रहे होते हैं, बजट की तैयारियां कर रहे होते हैं। मंत्री खुद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं बजट सेशन से पहले। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? यह सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया, वित्त सचिव मुख्य सचिव घर बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया। मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। यह केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप निकालिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव को आज। मतलब यह तो देशद्रोह से भी बड़ी चीज है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप एक राज्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? और ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं, तो साफ है। केंद्र सरकार ना मुख्य सचिव को निकालेगी ना वित्त सचिव को निकालेगी। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, शाम तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और उसका कारण यह है कि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार एक छोटे से दिल्ली राज्य के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ यह षड्यंत्र क्यों कर रही है? मैं जानना चाहूंगा केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री जी से भी हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 7 संसद के अंदर सीटें दी हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है उतनी ही दिल्ली के प्रति जितनी किसी और की है। यह कैसे संभव है कि इस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं? एलजी साहब चुप क्यों बैठे हैं षड्यंत्रों के लिए? केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है इन षड्यंत्रों के लिए? यानी कि षड्यंत्र केंद्र सरकार की इशारे पे किए जा रहे हैं और दिल्ली के खिलाफ किए जा रहे हैं। दूसरी बात, यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था है? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य का बजट, जो कि एक बहुत ही सैक्रोसेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता। सदन उसके ऊपर चर्चा करता है,
छोटी से छोटी बात बजट की लीक ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वो बजट क्यों केंद्र सरकार के बाबुओं के पास जाएगा? क्यों केंद्र सरकार के कोई बाबू उसके ऊपर तय करेंगे कि यह बजट सही है नहीं है? क्या केंद्र सरकार के एमएचए के बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ऊपर हैं कि वो बताएंगे केंद्र की तरफ से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को और दिल्ली के चुने हुए विधानसभा को कि ये सही है, ये गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। ये संवैधानिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ये किसी भी प्रजातांत्रिक मापदंडों के ऊपर सही नहीं उठ सकता, सही नहीं है, खरा नहीं है। आप इस पर चर्चा कर लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को कि आपका बजट क्या होना चाहिए। ये कैसे संभव है? एक अप्रजातांत्रिक और एक असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। कहा जा रहा है और झूठ कहा जा रहा है, झूठ बार बार कहा जा रहा है कि साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कम है, एडवर्टाइजमेंट का बजट ज्यादा है। कमाल है, आप इतनी बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? 20,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिल्ली के बजट में, और जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो पिछले साल भी उतना ही था जो इतने साल है, करीब 500 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उनको, आइए मैदान में, पूरी दिल्ली घूम के देख लीजिए आप, दिल्ली के अखबार निकाल के देख लीजिए आप। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, कभी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनके होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। हर बस स्टैंड पे इनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए तो एक खंबा नहीं मिलेगा आपको, मेट्रो का एक खंबा जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और खट्टर जी के होर्डिंग ना लगे हो। आप जाके देख लीजिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की तस्वीरें नजर आएंगी। आपको वो नजर नहीं आती, वो एडवर्टाइजमेंट। दिल्ली के अंदर क्या हक है उनको एडवर्टाइजमेंट देने का? वो तो यूपी और मध्य प्रदेश से भी दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और दिल्ली की सरकार एडवर्टाइजमेंट करे तो केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा हमें कि हमको क्या हक है क्या हक नहीं है। ये गलत है और ये झूठ है, और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ऐसे झूठ जो है प्लांट कर रही है। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। Sir, has the budget been sent now to the MHA by the Chief Minister? I have no knowledge about it. What I know is that yesterday night at around 9 p.m. it was sent by the Honorable CM to the Honorable LG. Saurabh, there has been talks of the CM inviting Chief Ministers of non-Congress ruled states. I have no idea about it. सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 साल में जो प्रचार की जो राशि है उसको 2 गुना की है। अभी तक तो कह रहे थे कि वो 1 साल में किया। मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले साल जितना था वो भी तो बजट केंद्र ने ही अप्रूव किया, वो बजट भी तो एलजी ने अप्रूव किया। इस साल भी उतना ही है। जो बार बार कहा जा रहा था कि बढ़ गया, कहां बढ़ गया? झूठ बोला जा रहा है। और कमाल की बात है कि एलजी दफ्तर से झूठ बोला जाता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। झूठ बोल देते हैं और फिर हंसने लगते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। सौरभ, ये जो आप कह रहे हैं कि फाइल भेजी गई कल रात को 9 बजे, तो अब ये माना जाए कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई और औपचारिकता नहीं करनी है, फाइल भेज दी गई है एलजी को। दिल्ली सरकार की तरफ से 10 तारीख को सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। 10 तारीख को, उसके बाद कुछ नहीं बचा था। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये केंद्र सरकार रच रही है, और षड्यंत्रों की कोई सीमा कोई ना है। वो फिर कोई नया षड्यंत्र रच सकते हैं। कल रात को 9 बजे मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया है। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें केंद्र सरकार का वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीएस पे भी अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो तो दिल्ली सरकार के ही सीएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस भी दिल्ली सरकार के ही हैं। यानी कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो दिल्ली सरकार में ही अंदर में गड़बड़ी हुई है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हों या वित्त सचिव हों, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाते हैं। केंद्र सरकार ही इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ही इनको जो है यहां से हटा के अंडमान निकोबार भेज सकती है।
ये दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। ये सारे अफसर, कौन अफसर क्या काम करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, सब केंद्र सरकार और एलजी जो है इसको देखते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के इशारे पे पूरा का पूरा काम होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सर्विसेज का मैटर है वो लंबित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गई है कि साहब आप ये बताइए कि अगर अफसर लगाया केंद्र सरकार द्वारा जाएगा, हटाया केंद्र सरकार द्वारा जाएगा, ट्रांसफर उसका केंद्र सरकार करेगी, तो वो वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। अगर आज कोई अफसर केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगा तो उसको हटा के गोवा भेज देंगे, उसको हटा के अंडमान निकोबार भेज देंगे, उसको बंगाल की खाड़ी में भी भेज सकते हैं वो लोग, हम तो नहीं कर सकते। इसीलिए सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में ये है कि इन अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और इनको जो काम, कौन काम क्या करेगा, और अगर कोई काम गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई, इसका अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का ये जो उदाहरण है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के अफसर केंद्र और एलजी साहब के कहने पर दिल्ली के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि कल जिस तरह से आप लोग जवाब दे रहे थे और सामने से सोर्सेज से बजट को लेके जवाब आ रहा था, आपने कहा बजट की डिटेल सैक्रोसेंट है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुआ, ये आपको नहीं लगता है? डेटा जिस तरह से दोनों साइड से शेयर किया गया है, देखिए झूठ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब आमने सामने की लड़ाई हो, दूसरा आदमी सोर्सेज के पीछे छिपा हो, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। केंद्र सरकार और एलजी के दफ्तर से सारी खबरें सोर्सेज के हवाले से क्यों आ रही हैं? सोर्सेज का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसकी जवाबदेही कोई नहीं है, आप झूठ बोल दो और सोर्स पे डाल दो। दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ट्वीट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट खुद अपने हैंडल से, मुख्यमंत्री अपने हैंडल से ट्वीट करके कह रहे हैं कि यह सच्चाई है। एलजी साहब अपने हैंडल से कुछ नहीं कह रहे, ना केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा। सोर्स के नाम से झूठ जो है फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एलजी साहब के दफ्तर को शोभा नहीं देता और ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एलजी साहब के दफ्तर से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है और लगातार हो रहा है। सौरभ, ये जो कल जवाब भेजा गया है, क्या इसमें आपने कोई बदलाव किया है या फिर आप लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जो हमने प्रस्ताव तैयार किया था वही सही है? वही तो बात है। ये प्रस्ताव क्या आया क्या गया, ये सीक्रेट है, ये सैक्रोसेंट है, ये बहुत पवित्र है। इसको यहां पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो एलजी साहब और केंद्र सरकार कर रहे हैं, ये शर्मनाक है कि वो ये कर रहे हैं। आज बजट पेश नहीं होगा। देखिए, आज असेंबली के एजेंडे में बजट लगा हुआ है। वो जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको डिसाइड करती है। वो जो एजेंडा लगा हुआ है वो बदला नहीं जा सकता, वो एजेंडा तो लगेगा। वित्त मंत्री खड़े होंगे और हाउस चाहेगा कि वो बजट पेश करें। किन कामों पे असर पड़ जाएगा तो इनका अप्रूवल नहीं मिलता है, लेट भी होती है? भाई सब चीजों पे ही फर्क पड़ जाएगा। ना अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के पास तनख्वाह होगी, ना दवाइयों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में जो दवाइयां मिलती हैं, जो टेंडर होते हैं, उनको दवाइयों के पैसे दिए जाएंगे। जो मुफ्त के अंदर टेस्ट जो है प्राइवेट लैब में किए जाते हैं उसका पैसा रुक जाएगा। महिलाओं को जो मुफ्त यात्रा मिलती है बस के अंदर वो रुक जाएगा। आपको जो सब्सिडी मिलती है वो रुक जाएगी। आपको जो पानी में 20,000 लीटर मिलते हैं फ्री वो रुक जाएंगे। सब कुछ रुक जाएगा। पूरी दिल्ली सरकार का एक एक वेलफेयर का काम, जिसके ऊपर गरीब आदमी आश्रित है, जिसकी तनख्वाह और उसका पूरा घर जो है उससे चलता है, वो सब रुक जाएगा। ये बहुत बहुत गंभीर मामला है। Saurabh, you said that the budget has been scheduled for today as it has been decided by the BAC, and the finance minister is going to stand up to speak. But what is he going to say? He should present the budget. If the government has something to say, then let the government say in the house. I am here not representing the government. I am representing party. So basically, I'll stand for the house here. सौरभ, साथ ही आपने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये मामला क्या है? 2024 के लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या कोई चिट्ठी लिखी गई है ऐसे मुख्यमंत्रियों को इससे पहले भी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले? देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। अगर होती तो मैं आपको बताता।